हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोमैटिन के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में एंड हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में। ये आईसीएसई का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का 10th क्लास का, लेकिन ये एनसीईआरटी जो बच्चे यूज करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी डिटेल में मैंने इसमें कई सारे टॉपिक कवर किए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रोमैटिन। सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो क्रोमैटिन होता है, देखो यहाँ तक हम लोगों ने क्रोमैटिन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, सारी चीजें पढ़ ली थी। नाउ क्रोमैटिन जो होता है वो दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर फाइबर्स होते हैं जो कि बने हैं दो चीजों से। पहला है डीएनए, ठीक है, क्या है डीएनए, और दूसरा है क्या, हिस्टोन्स। सो देयर इज दिस डीएनए, देयर इज दिस हिस्टोन। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, कई बार पूछ ली जाती है, आपको ऑलरेडी पता भी होनी चाहिए। और हिस्टोन की अगर हम बात करें, इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। ये 40% होता है, ये 60% होता है। नो, दिस इज वेरी बेसिक। Now let's come to the structure of DNA. देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जिसको स्टडी किया गया था, फर्स्ट स्टडीड होगा, सॉरी, यहाँ पे स्टडीड बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। जो क्रेडिट दिया जाता है कि सबसे पहले जो डीएनए का स्ट्रक्चर है स्टडी किया था, दैट वाज डन बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन इन 1953। लेकिन कहते हैं उसके बाद जो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर जिसे आज आप देखते हो, वो बेसिकली डबल हेलिकल मॉडल जो है वो दिया गया वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, ठीक है। इसको एक और चीज बोली जाती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल हेलिकल मॉडल, ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। सो फर्स्ट इट वाज गिवन बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड देन सेम वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था इन द सेम ईयर। तो दे प्रपोज द डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो आप ऐसे देखते हो ना कि डीएनए इस तरह का होता है, तो उन्होंने ये जो बोला था, ये किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। एंड उन लोगों को इसके लिए, इस स्ट्रक्चर को देने के लिए, दे रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1962। यानी उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1962 में, बिकॉज दे प्रपोज द होल स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ द स्ट्रक्चर। सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है ना, बहुत बड़ा होता है, एंड इसीलिए उसका नाम मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स दो होते हैं, बट यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर काफी बड़ा होता है, इट्स अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, सो इसलिए इसको मैक्रोमोलिक्यूल भी बोलते हैं। नो, ये आपने देखा ही होगा, डीएनए ऐसा होता है आपका, है ना। तो बेसिकली इट्स लाइक अ, क्या है, टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, यानी दो स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे के आसपास पूरी तरह से लिपटे हुए हैं, दे आर वून्ड अराउंड ईच अदर, ठीक है। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो याद रखनी है। हर एक सिंगल डीएनए स्ट्रैंड, अगर हम बात करें हर एक डीएनए स्ट्रैंड की, तो एवरी सिंगल डीएनए स्ट्रैंड is composed of repeating nucleotide which are made up of 3 component. Now nucleotide में 3 चीजें आई, क्या क्या, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। इनके बारे में पढ़ेंगे, बट आपको बेस क्लियर करना जरूरी है। सो हर डीएनए स्ट्रैंड दे आर कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए के अंदर आपको रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलता है, जो होता है फॉस्फेट, जो बना है 3 कंपोनेंट से, फॉस्फेट से, शुगर से एंड नाइट्रोजनस बेस से, ठीक है। बाद में जाके आप न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में भी डिफरेंस देखोगे, बट फॉर नाउ दिस इज द होल थिंग। नाउ टू स्ट्रैंड टुगेदर मेक अ लैडर लाइक अरेंजमेंट एंड नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म रग्स ऑफ द लैडर। तो अगर हम बोलें तो एक प्रॉपर लैडर, जैसे जैसे कहते हैं ना कि सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर, और नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे जो होते हैं वो हमारे बीच का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सपोज इफ आई एम सेइंग कि दिस इज द लैडर, ठीक है, ये लैडर है, तो आपका जो 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के वो ऐसे हैं, और इसके बीच में जो ये चीजें हैं ये किससे बन रही है, नाइट्रोजनस बेसिस से बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से उसने समझाने की कोशिश करिए। नाउ 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस आर देयर इन डीएनए। देखिए, याद रखना है, डीएनए में और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं दे आर डिफरेंट। सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तीनों में सेम है, मतलब दोनों में सेम है, बट डीएनए के अंदर थाइमाइन पाया जाता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है थाइमिन की जगह, ठीक है। क्या याद रखना है, डीएनए के अंदर आपका एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन पाया जाता है एंड थाइमाइन पाया जाता है, लेकिन आरएनए के अंदर आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखनी है, एडेनिन पेयर करता है, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके यहाँ बता रही हूँ, एडेनिन पेयर करता है थाइमाइन के साथ, कितने हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे, 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे। दूसरे कलर से बना देती हूँ दूसरा, ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ, लेकिन यहाँ पे 3 पेयर होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बेसिस की बात कर रहे हैं तो ये बेस पेयर यहाँ पे देखने को मिलता है इस जगह पे,
ठीक है, सो दोबारा से देखिए, एडेनिन आपका पेयर करेगा थाइमाइन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, एंड ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोन प्रोटीन। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन जो हेल्प करते हैं कॉइलिंग में एंड पैकेजिंग में, किसकी? डीएनए की। सो वो प्रोटीन जो कॉइलिंग एंड पैकेजिंग में हेल्प कर रहे हैं डीएनए की इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट, जिससे वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर्म हो रही है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। अच्छा, इसको हिस्टोन ऑक्टामर भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियोसोम है तो ऑक्टामर होता है, और ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स, अब न्यूक्लियोसोम को भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। द डीएनए स्ट्रैंड्स वाइंड्स अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये 8 हिस्टोन प्रोटीन के आसपास वाइंड करता है, और हर एक ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसोम भी आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये फैक्ट चेक है, मतलब ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको बस आइडिया होना चाहिए। सो बेसिकली अ सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम मे हैव अबाउट 1 मिलियन न्यूक्लियोसोम। एक सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम में मिलियन न्यूक्लियोसोम्स हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आप क्यों पढ़ रहे हो ये बात? क्योंकि अब यहां पे आता है कि डीएनए हमेशा कंडेंस्ड फॉर्म में फिट होता है ना। व्हाई? इसको कंडेंस करनी, कंडेंस का मतलब क्या होता है? आप सपोज कोई चीज बहुत ज्यादा, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से दिखा दिया। हाँ, सपोज कोई चीज बहुत ओपन है, अब आप उसको कंडेंस करके थोड़ा सा सिंपल करके फॉर्म बना दोगे या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे ताकि वो कम जगह ले। तो डीएनए को कंडेंस करने की जरूरत क्यों होती है? ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाए, एंड जो पूरा का पूरा क्रोमैटिन फाइबर है वो कॉइल्ड होता है एंड सुपर कॉइल्ड, मतलब बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है ताकि वो फाइनली क्रोमोसोम बन जाए। तो जो चीज पहले ऐसे दिख रही थी वो ऐसे होके पूरी फिट हो गई है क्रोमोसोम बनाने की। ठीक है, सो दिस पार्ट वाज द क्रोमैटिन पार्ट। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, बट आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, सो मैं आपको ना एक सिंपल सा यहाँ पे समझाना चाहूंगी सिंपल लैंग्वेज में, प्लीज एक बार ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि डीएनए है। ठीक है, डीएनए हो गया। सो डीएनए जो है आपका वो 8 हिस्टोन, जिसे बोलना चाहिए, एक मिनट रुकिए, 1 हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं उसको सराउंड करता है ये, ताकि क्या बन जाए? न्यूक्लियोसोम बन जाए। ठीक है, न्यूक्लियोसोम बन जाए। अब ये न्यूक्लियोसोम बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है, उसके बाद ये बहुत ज्यादा अगेन सुपर कॉइल्ड होता है, कंडेंस, सुपर कॉइल्ड, जो भी आपको लिखना है, ताकि ये बनाए क्या? क्रोमैटिन फाइबर। क्या बनाए? क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, और क्रोमैटिन फाइबर फिर बाद में क्या बनाता है? इट फॉर्म्स क्रोमोसोम। सॉरी, यहाँ पे राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है। एंड ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिल रही है? न्यूक्लियस के अंदर। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि किस तरह से कोई चीज बहुत ओपन थी एंड देन फाइनली जो चीज बिल्कुल रैंडमली कहीं पे ऐसी थी वो आपको इस शेप में, मेरी शेप मतलब यहाँ पे प्रॉपर बन नहीं रही है, एक्चुअली होता है इस तरह से है, ऐसे होता है ये, तो ये इस तरह की शेप होती है, बट आई एम जस्ट मेकिंग इट ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दिस इज सुपर कॉइल्ड होके ये इस तरह से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जीन्स एंड न्यू सेल के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर 10th आईसीएसई, बट अगेन मैं आईसीएसई इसलिए कवर कर रही हूँ ताकि आईसीएसई के बच्चों को तो हेल्प मिले, बट जो एनसीईआरटी के बच्चे हैं जिनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, उनको कहीं ज्यादा जाने की जरूरत ना पड़े, उनको सारा कंटेंट यहीं पे मिल जाए। सो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एक बार पूरा लेक्चर मैं कंप्लीट कर दूं, सारे आपको वेबसाइट पे अपडेट हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरी वेबसाइट का, या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं प्रेप विद हर्षिता। एंड बाकी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, 9th की, 10th की, 6th, 7th, 8th की, साइंस और एसएसटी पे मोस्टली मैं वीडियोस बनाती हूँ। थैंक यू सो मच।